आज की इस वीडियो में हम कंपोजिशन राइटिंग की बात करने जा रहे हैं, जो प्रश्न क्रमांक पहला होगा कक्षा 10वीं 9वीं और 8वीं के लिए, जिसमें हमें लिखने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस में पहले कोई भी 2 सामाजिक विषयों पर के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर 2 आपके जीवन में कोई आपका लक्ष्य यदि निर्धारित किया है आपने, उस पर आपके विचार, या फिर कोई कहावत या मौलिक कहानी, इसे याद करते हुए किसी विषय पर हमें लेखन करना है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रस्ताव लेखन लिखने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह क्या है? पहले तो हमें प्रस्ताव लिखने से पूर्व प्रदत्त विषय या भाव या समस्या का केंद्र बिंदु सोचना चाहिए। अपने विचार उसी बिंदु पर स्थिर करने चाहिए। प्रदत्त विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए, ताकि आपके विचार उथले या भ्रामक न लगे। इसके लिए आप कोई पंक्ति या विशेष पंक्ति या श्लोक या कोई कहानियों से संबंधित जो लाइनें हैं आप लिख सकते हैं। याद रखें कि आपको यह प्रश्न केवल 250 शब्दों की मर्यादा में ही लिखना है, इसलिए इसे पहले से ही तैयार करके रखें और ये सोचें कि इसे आप कम से कम समय में और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक तरह से आकर्षक किस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास वाङ्मय संचय कितना है, लिटरेचर संचय कितना है, अच्छे से अच्छे शब्द, अच्छे से अच्छे उदाहरणों द्वारा आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विद्वानों के मतों या विचारधारा का आश्रय लिया जा सकता है। उसके बाद समस्या से जुड़े प्रस्तावों में आंकड़े, घटना, सिद्ध परिणाम के अनुकूल दिए जाने चाहिए, जिससे रचना समर्थ व गंभीर बनेगी। जैसे कि यदि अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण में होते हुए बदलाव, उसकी हमारे लिए आवश्यकता, पर्यावरण से हमें क्या मिलता है और अभी के सामाजिक परिस्थिति में पर्यावरण से हुए बदलाव से हमारे जीवन पर उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम हो रहे हैं और हमें इससे किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह के विषय को बड़ी ही अच्छे से समर्थ व गंभीर बनाकर लिख सकते हैं। वाद विवाद, पक्ष विपक्ष से जुड़े विषयों पर लिख सकते हैं। किसी भी एक विषय के पक्ष में अगर आपको वो पक्ष रखना आता है, या फिर विपक्ष में अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो तो। उसके बाद है यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव। यदि किसी विषय पर कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव लिखने को कहा जा रहा है, तो पहले उसका केंद्रीय अर्थ अवश्य ग्रहण करें और तब उस पर सामग्री व विचार केंद्रित करें। जैसे कि कल कर भला तो हो भला। कला पक्ष में अभिव्यक्त कौशल्य दिखा जा सकता है, जैसे कि लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्ति या कहावतों, सूक्तियों और सुभाषितों का प्रयोग भी करना चाहिए। भाषा को खड़ी बोली हिंदी तक सीमित रखना चाहिए। खिचड़ी भाषा से परहेज करना चाहिए और अंग्रेजी के वर्ड जहाँ तक हो सके कम से कम उपयोग में लाने की कोशिश करें। जहाँ पर उसकी आवश्यकता है बस वहीं पे उसे उपयोग में लाए। प्रस्ताव का कलेवर प्राय 3 भागों में विभक्त होता है। उसका प्रारंभ, उसका कथ्य विवेचन और समापन भाग। इन तीनों विभागों में आप तरह तरह के उदाहरण देकर, मुहावरे देकर, लोकोक्तियाँ देकर, कोई विशेष कविता की लाइनें देकर भी आप इसमें सजावट कर सकते हैं। विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण करना। विषय की दृष्टि से प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रमुख प्रकार है। एक तो है वर्णनात्मक, जिसमें कि आप यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थल, उत्सव आदि के बारे में वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद में है विवरणात्मक। विवरणात्मक में वृत्तांत की प्रधानता होती है। यह वर्णन प्राय कालगत होता है।
विचारधारात्मक, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होने के कारण विचार पक्ष प्रधान होता है। भावात्मक, ऐसे विषयों में जैसे एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण, विराग, आनंद, कृष्ण, घृणा आदि का वर्णन होता है। सपोज आप अगर पर्यावरण पर या प्रकृति के हमारे देन पर अगर आप लिख रहे हैं तो आप इन भावों का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। फुटकर, इस प्रकार के प्रस्ताव मिले जुले विषयों में से संबंधित होते हैं जिनमें भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से निम्न दिए गए बताए गए विषयों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और उसका उचित तरह से उपयोग करेंगे और परीक्षा से पहले ही इस संबंधी को सब जानकारी रखकर आप अगर तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से आपके पेपर्स लिख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आज हम यहाँ 2 निबंधों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिसका विषय है, एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा है पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण मानव जीवन पर होते दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। और पहला है, आज समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसके कारणों, दुष्प्रभाव तथा समाधान के विषयों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दोस्तों, आज के प्रस्ताव लेखन में हमारा पहला विषय है भ्रष्टाचार। आज समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसके कारणों, दुष्प्रभाव तथा समाधान के उपयोग पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आइए इसके संबंधी लिखना शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी कीड़ है जिसने संपूर्ण समाज को, देश को, लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। आजकल हर रोज़ समाचार पत्र या दूरचित्रवाणी या टेलीविज़न पर इसके संबंधित ही जानकारियाँ सुनाई या दिखाई जाती है। आखिर यह भ्रष्टाचार है क्या? व्याख्या। तो आइए इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। भ्रष्ट अधिक आचार, भ्रष्टाचार अर्थात सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्टाचार समझा जाता है। आम जनजीवन में इसे आर्थिक अपराधों से जोड़ा जाता है। इसे अंग्रेजी में करप्शन या इलीगल बिहेवियर एंड डिसऑनेस्टी बाय पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर कहा जाता है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? इसका मूल कारण है पैसों की लालसा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो घूस लेकर कार्य करना, पैसा बचाने के लिए इनकम टैक्स न देना, स्कूल व कॉलेज में केवल अपना फ़ायदा कमाने के लिए गड़बड़ी करना। भ्रष्टाचार का अगर मूल तलाशा जाए तो सरकार में मौजूद भ्रष्टाचारी राजनीतिक अभिजात वर्ग, व्यापक निरक्षरता और गरीबी भी भ्रष्टाचार का कारण बनता है। भ्रष्टाचार के उदाहरण: 1. ड्यूटी के समय दफ्तर के कार्य छोड़कर अन्य निजी कार्य करना। 2. निजी संस्थान द्वारा अथवा कंपनी द्वारा ग्राहक को झूठी व गलत सलाह देना। 3. दुकानदारों द्वारा उत्पादन वस्तुओं पर गलत कीमत लिख जाना। 4. फर्जी बिल बनाना। 5. बिजली की चोरी करना और बिजली के मीटर में गड़बड़ी करना आदि। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उपाय: भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों के संविधान में कड़े बदलाव करने चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण में समाज की भूमिका: हमें ऐसे नेताओं का चयन करना चाहिए जो विद्वान, योग्य हो और समाज हित व देश हित की मशागत रखते हो। हमें शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शुरू से ही अच्छे कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें गलत कार्यों में व लालसा से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। और हम किसी व्यक्ति ने इस बातों को अपने जीवन के मार्गदर्शक तत्वों में इसका स्वीकार करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे व प्रगत देश की निर्मित कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रस्ताव लेखन केवल 250 शब्द मर्यादा तक ही दिया जाता है, तो आपको यह बस इतने ही सीमित में पर कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी किस प्रकार देते हैं, इस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इसी प्रकार आपने एग्ज़ाम से पहले ही कुछ महत्व
महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकालकर अगर उनका अवलोकन किया, उसे राइट किया, उसकी व्याख्या, उसके परिणाम और इन सब की लेखनी करके अपने शिक्षकों से पहले ही उसे जांच लिया, तो आप परीक्षा के समय में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्रस्ताव लेखन में हमारा दूसरा विषय है पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण मानव जीवन पर होते दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। हमारी प्रकृति हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इस सृष्टि में केवल प्रकृति ही ऐसी विभूति है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करती है। प्रकृति स्वभाव से ही हमारी सहचरी रही है। सृष्टि के नदी, पर्वत, झीलें, झरने, पेड़ पौधे आदि मानव की सेवा करते हुए हमें कोई न कोई संदेश अवश्य देते हैं। इस पर्यावरण से ही मानव अपनी नैतिक ज़रूरतें जैसे कि अन्न, वस्त्र, निवारा इनको पूरा कर सकता है। इसके पूरेपूर उपयोग से उचित विकास कर सकता है, परंतु आज दुनिया में इसके विपरीत होते परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमें पर्यावरण के इस सीमाओं को संभाल कर रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। हम वनों का दिन ब दिन सफाया कर रहे हैं और सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। हमें पता है कि प्रकृति अपनी पुनर्निर्मित कर सकती है, पर हम उसे यह समय देना ही नहीं चाहते। हम लगातार जल व नदियों के प्रदूषण करते जा रहे हैं। गाड़ियाँ और मोटरों की धूलों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाकर प्रदूषण फैला रहे हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत सांच ही सुख जान। अर्थात वृक्ष हमें फल नहीं खाते, तालाब नदी अपना पानी नहीं पीते और सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य ने भी परमार्थ या परोपकार के लिए प्रयास करते हुए जीवन बिताना चाहिए। आकाश के बादलों से हमने करुणा व दयाभाव की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तो फूलों से हमने हंसना सीखना चाहिए। कांटों से घिरे वृक्षों से हमने सीखना चाहिए कि जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है, तथापि हमें घबराना नहीं चाहिए। दिन और रात हमें सुख और दुख का संदेश देते हैं। बढ़ती हुई नदी निरंतर चलते ही रहने की शिक्षा देती है। इन्हें हमने अपने जीवन में स्वीकृत करना चाहिए। आज इस पृथ्वी पर जो कोरोना और ओमिक्रॉन की तबाही मची हुई है, इसका कारण मानव का दुष्कृत्य ही है, जिसके चलते संसार के सभी जीवों को इससे हानि हो रही है। कोरोना काल में न जाने कितनी मौतें हुई, दवाखानों में बेड मिलना मुश्किल था, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक खरीदे जा रहे थे और ना मिलने पर मुश्किल हो गई थी। बहुत से लोगों की मौतें हो गई थी, जो प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में दिया है, पर हमने उसे दूषित कर दुर्भर बना दिया है। लॉकडाउन से इस समस्या पर थोड़ी बहुत राहत मिली, पर इससे समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। इस पर्यावरण की रक्षा करना हमारा निजी कर्तव्य है, जिसे हमारे संविधान ने भी स्वीकृत किया है। अतः हमने पर्यावरण सुरक्षा संबंधित सभी सूचनाएं एवं कायदों का पूरेपूर पालन करना चाहिए और इस सृष्टि के समान परोपकारी तथा अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देना चाहिए, जिससे हमारी आज की परिस्थिति में सुधार हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। धन्यवाद।